ओके, आप लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। आज हम लोग 9th क्लास के मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भाई जैसा कि हमें पता है हम सर्कल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो सर्कल चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि सर्कल है क्या चीज़। ठीक है, तो जैसे हमने कई शेप्स के बारे में पढ़ा है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है, उनकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर्कल का भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सर्कल क्या है? अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। भाई एक पॉइंट्स का कलेक्शन है। सबसे पहली बात, कैसा कलेक्शन है? सच दैट डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल। यानी किसने बोला कि ऐसा पॉइंट का कलेक्शन जिसमें हर पॉइंट का डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से बराबर हो। अब देखो, अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कोई फिगर बनाएं तो देखते हैं हमारे पास कैसी फिगर आएगी। तो भाई इसने बोला सबसे पहले भाई साहब आप एक फिक्स पॉइंट कर लो। भाई मैंने कर लिया, फिक्स पॉइंट कर लिया। इसने बोला अब आप ऐसे पॉइंट के कलेक्शन लाओ कि इस पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर हो। मैंने भाई एक पॉइंट लिया, कुछ डिस्टेंस होगा इसका। मैंने दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया, चौथा पॉइंट लिया, पांचवा, छठा, ऐसे करते 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 इन्फिनाइट मैंने ये पॉइंट ले लिए। क्या भाई हर पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है? क्या इसके अलावा कोई और शेप बन सकती है कि इस फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस बराबर हो? क्या बन सकती है? क्या नहीं बन सकती। इसका मतलब जो ये फिगर मेरे सामने आई, ये क्या कहलाएगी? सर्कल कहलाएगी। बात समझ में आई? अब कोई पूछेगा भाई सर्कल का ये मत बोल देना जो गोल गोल होता है रोटी की तरह। ठीक है, रोटी की तरह नहीं, ये ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जिसमें हर पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल हो। तो क्या भाई यही शेप आ रही है हमारे सामने? तो सर्कल समझ में आ गया कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, अब भाई क्या यहाँ पे ये कोई फिक्स पॉइंट था? तो इस फिक्स पॉइंट को भाई क्या बोला गया है? क्या बोला गया भाई सुजल? सेंटर। भाई सेंटर बोला गया है। क्या इस फिक्स पॉइंट का हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है? क्या हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है? अगर मैं ये डिस्टेंस भी ले लूँ, ये डिस्टेंस भी ले लूँ, क्या ये बराबर है? तो इसी फिक्स पॉइंट को क्या बोला गया है? रेडियस। बात आई समझ में? सॉरी, इसी इक्वल डिस्टेंस को क्या बोला गया है? रेडियस बोला गया। यानी कि ये जो हर बार ये जो इक्वल डिस्टेंस आ रहा है मेजर करने पे, इसी डिस्टेंस को क्या बोल दिया गया है? रेडियस। तो कोई पूछेगा व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन सर्कल। यानी एनी पॉइंट ऑन सर्कल मैंने ले लिया, कोई सा भी पॉइंट ले लिया, मैंने सर्कल पे कोई पॉइंट ले लिया, मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, कोई सा ले लिया। जब मैं उस पॉइंट का सेंटर से या इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मापूंगा, जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। बात आ गई समझ में? क्लियर हो गई तुम्हें? है क्लियर हो गई ना? अब देखो, अब इसके कुछ हम बेसिक टर्म जान लेते हैं जो कि छोटी क्लास से हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर क्या होता है हमें पता, भाई बाउंड्री को जो हम मेजर कर लेते हैं वो पेरीमीटर कहलाता है। तो भाई जब इसकी बाउंड्री की लेंथ को हम टोटल मेजर कर लेंगे या टोटल लेंथ ऑफ सर्कल हम मेजर कर लेंगे तो वो मेरी क्या कहलाएगी? सरकमफेरेंस कहलाएगी। बात आई समझ में? ठीक है, अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। अब ये 2πr के अंदर पाई क्या है? पाई एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और ये बात हमें पता है कि नियरेस्ट वैल्यू जो पाई की होती है 22/7 होती है। यानी कि हमें पाई की जगह क्या रखना है? 22/7 रखना है। अब ये 2πr आया कैसे? ठीक है, 2πr आया ऐसे, देखो जब भी हमारे पास कोई नई चीज़ आती है, चाहे वो साइंस में आए चाहे वो मैथ में आए, ठीक है, अगर वो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ गया या कोई जीव हमने नया ढूंढ लिया तो क्या पूरी की पूरी साइंस उसके ऊपर भाई स्टडी करना शुरू कर देगी कि भाई ये क्या चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या नहीं है ना, करने लगेगी। तो ऐसे जब मैथ में हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है मैथ में, ठीक है, कोई नई तरह का ऑपरेशन आ गया या कोई नई तरह की शेप आ गई तो सारे के सारे मैथमेटिशियन उस पर स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो जब हमारे पास ये सर्कल आया, ठीक है, जब ये सर्कल आया, जब इसके ऊपर स्टडी करी गई तो बहुत रोचक बात हमारे सामने आई। अब बहुत रोचक बात क्या सामने आई कि तुम दुनिया को कोई कितना से बड़ा सर्कल ले लो, ये कितना छोटे से छोटा सर्कल ले लो, ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकल करके देखा गया कि मैं कितना छोटे से छोटा सर्कल ले लूँ या कितना बड़े से बड़ा सर्कल ले लूँ। इसमें देखा गया
कि अगर मैं किसी भी सर्कल का, ठीक है, किसी भी सर्कल का क्या करूं भाई, किसी भी सर्कल का मैं क्या लूं, मैं किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस लूं, ठीक है, किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस में लेता हूं। यानी कि मान लो मैंने ये वाला लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसकी सरकमफेरेंस मेजर कर ली, कुछ लेंथ आई होगी, मैंने उसको ऊपर रखा, और भाई इसका डायमीटर मेजर कर लिया। अब डायमीटर मत पूछना डायमीटर क्या होता है, ठीक है, जो रेडियस का दुगना कर दिया वो डायमीटर हो गया, ठीक है, और मैंने इसका डायमीटर लिया मैंने, और फिर मैंने क्या किया, अब मैं बड़े वाले सर्कल पे आ गया, मैंने इसका भी सरकमफेरेंस लिया और मैंने इसका डायमीटर लिया। तो क्या देखा गया कि मैं दुनिया का कोई सा भी कोई सा भी सर्कल लूँ, उसकी सरकमफेरेंस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायमीटर को जब मैं रेशो निकालता हूँ तो एक फिक्स रेशो आता है। यानी कि जो इसकी वैल्यू आई होगी वही सेम इसकी वैल्यू भी आएगी। बात समझ में आई कि भाई मैं छोटे से चाहे छोटा सर्कल लूँ चाहे बड़े से बड़ा सर्कल लूँ, ठीक है, उसकी सरकमफेरेंस ऊपर रखता हूँ और कॉरेस्पॉन्डिंग डायमीटर नीचे रख के उसको डिवाइड करता हूँ, यानी कि रेशो निकालता हूँ, हमेशा फिक्स वैल्यू आएगी। और यही फिक्स वैल्यू क्या है, पाई है। यानी कि मैं कोई सा भी सर्कल लूँ उसके अंदर ये ऑपरेशन करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज पाई, कि पाई क्या है, ठीक है, तो पाई क्या है, पाई इज रेशो ऑफ सरकमफेरेंस एंड, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग डायमीटर। ये बात समझ में आई कि भाई पाई क्या है, पाई किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस और कॉरेस्पॉन्डिंग डायमीटर का रेशो है। यानी कि ये फिक्स होता है। ये बात समझ में आई, प्रतीक तुम्हें आई। तो भाई अब देखो, क्या ये डी इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे मैं पाई डी लिख सकता हूँ, पाई डी इक्वल टू सरकमफेरेंस लिख सकता हूँ। अब डी को क्या मैं 2r लिख सकता हूँ, क्योंकि डायमीटर रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। तो डी की जगह अगर मैं 2r लिख दूँ तो ये बन गया पाई इंटू 2r, और पाई इंटू 2r को भाई क्या सीधा लिख दूँ 2πr। तो किसके बराबर था, सरकमफेरेंस के बराबर था। तो क्या यही फॉर्मूला हमने सीखा, यहाँ पे आया समझ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसे है। तो अभी तक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज रेडियस एंड व्हाट इज पाई, यहाँ तक आ गया समझ, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ मिटो रहा हूँ। अब भाई इसी तरीके से क्या सर्कल का कुछ एरिया होता है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको यहीं पे लिखे रहने देते हैं। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस का होता है 2πr, और सर्कल क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिसमें हर पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होता है, यानी कि इक्वल होता है। और व्हाट इज पाई ये भी समझा दिया, तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। दिख रहा भाई, चलो ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने सर्कल का भी इंट्रोडक्शन कर लिया, तो कुछ नई और चीज़ों का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसमें कि पहली चीज़ आती है आर्क। इसको हिंदी में चाप बोला जाता है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने कभी कंस्ट्रक्शन चैप्टर किया है तो उसके अंदर आता है ना एक आर्क बनाओ, हम अपना प्रकार लेते हैं, ऐसे आर्क बनाते हैं, तो वही आर्क तो ये भी है। अगर मैं आर्क को पूरा कर दूं तो क्या सर्कल बन जाता है। अगर मैं इस आर्क को मैंने अपना प्रकार लिया, इसको अगर मैं पूरा घुमा दूं तो क्या सर्कल बन जाता है ना। अगर मैं पूरा नहीं घुमाता तो उसको मैं आर्क बोल देता हूं। तो इसका मतलब आर्क एक्चुअली में है क्या, उसी सर्कल की सरकमफेरेंस का क्या पार्ट है क्या, तो बस आर्क क्या है, पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। बात है समझ में। अगर मैं पूरी सरकमफेरेंस लेता हूं तो सर्कल बन गया। अगर मैं भाई कहीं से तोड़ देता हूं, जैसे मैंने ये लिया भाई, इसको मैंने तोड़ दिया, तो क्या ये जो नीचे वाला हिस्सा है, क्या इसी सरकमफेरेंस का पार्ट हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, आर्क बोलूँगा। क्या बोलूँगा, आर्क बोलूँगा, ठीक है भाई, आर्क बोलूँगा। अब कहोगे क्या गुरुजी ये भी तो हिस्सा है, अरे भाई ये भी तो हिस्सा ही है, तो इसको भी तो आर्क बोलूँगा। क्या ये हिस्सा नहीं सरकमफेरेंस का, बड़ा है तो क्या हुआ, इसको भी आर्क बोलूँगा। अब कहोगे सर जी ये भी आर्क, भाई कुछ तो अंतर करना पड़ेगा ना, ये बड़ी है ये छोटी है, तो कुछ तो अंतर करना पड़ेगा, पता कैसे लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो भाई इसको हम बोल देते हैं मेजर आर्क,
और इसको हम बोल देते हैं माइनर आर्क। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? जो छोटी आर्क होगी उसको माइनर आर्क बोलेंगे, जो बड़ी आर्क होगी उसको मेजर आर्क बोलेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट अब पढ़ लेते हैं। भाई ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, वही फिक्स पॉइंट बना दिया, वही मैंने सेंटर बना दिया। अच्छा, क्या मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ? इसी सेंटर से जहाँ पे ये आर्क अपनी एंड हो रही है, क्या इन रेडी को जोड़ सकता हूँ? जोड़ सकता हूँ भाई। अब मैं क्या करूँ, ऊपर वाले सर्कल को ऐसे उठाया, इसको ऐसे उठाया, क्या अलग हो जाएंगे टुकड़े? ये दो टुकड़े हो जाएंगे। तो भाई एक टुकड़ा तो ये बना, एक टुकड़ा ये बना, ये समझ में आ रहा है ना? एक टुकड़ा ये बना और एक टुकड़ा ये बना। तो भाई इन टुकड़ों को भी एक अलग नाम दिया गया है। इन टुकड़ों को नाम दिया गया है सेक्टर। क्या नाम दिया गया है? सेक्टर। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रही है इसको थोड़ा अलग ही बना देते हैं। चलो ये लो, आर्क के अंदर कोई दिक्कत? अरे बोल दिया करो भाई। चलो, कोई दिक्कत प्रतीक? ठीक है, अब भाई सेक्टर समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया तो भाई ये हम लोगों ने सेक्टर लिया, ओ सॉरी सर्कल लिया, ये मैंने क्या की, आर्क बना दी, और सेंटर से मैं इन रेडी को जोड़ देता हूँ। तो क्या भाई एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर बन गया? तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। क्या यहाँ पे भाई दो सेक्टर बन रहे हैं क्या फिर से? जैसे दो आर्क बन रही थी तो क्या इसी तरह दो सेक्टर बन रहे हैं? एक तो ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। तो छोटे वाले को क्या बोल देंगे? माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को क्या बोल देंगे? मेजर सेक्टर। अरे बोला करो भाई, क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे हो? यहाँ समझ में आया? ठीक है, तो मेजर सेक्टर हो गया या माइनर सेक्टर हो गया। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। अब किसी ने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया अरे भाई सेक्टर है क्या? तो क्या करोगे? अरे यार जो ऐसे होता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसा थोड़ी बताओगे। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है? एरिया, ठीक है, अमंग, ठीक है, अमंग या बिटवीन, ठीक है, रेडी एंड आर्क। क्या यही चीज़ है यहाँ पे? भाई एक ऐसा एरिया किसके बीच में? इस आर्क और इन रेडी के बीच में। ये बात समझ में आई? ठीक है, इन रेडी के बीच में और आर्क के बीच में क्या यही शेप बन सकती है? क्या यही शेप बन सकती है? और यही शेप क्या कहलाएगी? अपनी क्या कहलाएगी? सेक्टर कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो भाई हमने सर्कल समझ लिया, आर्क समझ ली, सेक्टर समझ लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, कोई बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अरे जो आर्क है वो सरकमफेरेंस का पार्ट है। ये देखो, ये जो बाउंड्री है, अगर मैं बाउंड्री के दो टुकड़े कर दूं, अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं, क्या एक टुकड़ा ऐसा हो जाएगा, और ऊपर वाले का टुकड़ा कर दूं तो एक टुकड़ा ऐसा हो जाएगा। तो इस टुकड़े को बोलेंगे आर्क। बात समझ में आई? इस टुकड़े को आर्क बोलेंगे जो सरकमफेरेंस का हिस्सा है। तो ये छोटा हिस्सा है तो माइनर आर्क, ये बड़ा हिस्सा है तो मेजर आर्क। अब इसके अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसे रेडियस को मैं ज्वाइंट कर देता हूँ जहाँ से टुकड़े हो रखे हैं। अब इनको अलग करूँ तो क्या एक हिस्सा ऐसा बन जाएगा और क्या एक हिस्सा ऐसा बन जाएगा? तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है, ये सेक्टर कहलाएगा, ये सेक्टर कहलाएगा। आया समझ? ठीक है, वो सरकमफेरेंस का हिस्सा है, ये पूरे का पूरे सर्कल का हिस्सा है, जो कि किससे मिलके बना है? आर्क और रेडी से मिलके बना है। बात आई समझ? ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब भाई एक और चीज़ हम समझ लेते हैं। हमारे सामने शब्द आया है कॉर्ड। ठीक है, अब एक कॉर्ड क्या होता है? यहाँ पे बोला है लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को मीटअप करा दे। भाई ये सर्कल बनाया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो क्या भाई सर्कल के ऊपर दोनों पॉइंट को ये मिला रहा है? तो ये लाइन मेरी क्या कहलाएगी? ये लाइन मेरी क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। क्या ये लाइन मेरी कॉर्ड है? हाँ भाई कॉर्ड है, दो लाइन को मिला रही है। क्या ये लाइन मेरी कॉर्ड है? हाँ भाई कॉर्ड है। ठीक है, अब ये मान लो सेंटर है, अब सेंटर से ये जा रहा है, क्या ये लाइन भी कॉर्ड है? कॉर्ड है भाई, कॉर्ड है। आप कहोगे सर जी ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर भी एक तरह की कॉर्ड होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि डायमीटर अपना क्या होता है। ठीक है,
कॉर्ड, ठीक है, गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बात समझ में आई? एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाए उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने छोटा बना रहा हूँ भाई, एक कॉर्ड ये ली, एक कॉर्ड ये ली, एक कॉर्ड ये ली, एक कॉर्ड ये ली, ये ली, ये ली, ये ली। इसमें सबसे लंबी कॉर्ड तुम्हें कौन सी दिख रही है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या तुम्हें? यही वाली दिख रही है जो बीचों बीच है। और जो बीचों बीच है क्या वो सेंटर से होके जाएगी? और जो सेंटर से होके जाएगी क्या वो डायमीटर होगा? तो क्या इतने वार्तालाप को समझते हो कि मैं कह सकता हूँ कि जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। बात समझ में आई? डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये बात समझ में आ गई? कैसे होता है? क्योंकि सेंटर से जाते और सेंटर से जो कॉर्ड जाते हैं लॉन्गेस्ट होती है। तो ये इनका आपस में लेना देना है, तो इससे हमें डायरेक्ट पता लग गया कि जो डायमीटर होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अच्छा, एक सर्कल में कितनी कॉर्ड हो सकती है? इन्फिनाइट हो सकती है, क्योंकि भाई 2 पॉइंट को मिला रही है और सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं? इन्फिनाइट होते हैं। तो इसका मतलब है भाई एक सर्कल में कितने कॉर्ड होते हैं भाई? इन्फिनाइट कॉर्ड होते हैं। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो अपना कॉर्ड हो गया, कॉर्ड को भी उतार लो, ठीक है। अच्छा, सवाल भाई ये भी उठता है, ठीक है। अब थोड़ा देखो कंफ्यूज करता हूँ। अब मान लो मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने एक लाइन बना दी। तो भाई क्या ये वाली लाइन कॉर्ड है? क्या ये वाली लाइन कॉर्ड है? आप कहोगे हाँ सर जी, ये तो भाई मिला रही है, इन 2 पॉइंट को मिला रही है ना। मैं भी कहूँगा कैसे मिला रही? कहोगे ये देखो ना, ये मिला रही है। भाई ये मिला नहीं रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। क्या ये पॉइंट को काटते हुए जा रही है? क्या ये पॉइंट को काटते हुए जा रही है दोनों पॉइंट को? भाई जो एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है वो तो सेकंड कहलाता है, ठीक है। तो ये तो सेकंड हो गई, ये सेकंड हो गई। तो क्या ये कॉर्ड है? ये कॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, ना कि मिला रही है। अब भाई क्या ये कॉर्ड है? ये कॉर्ड है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये 2 पॉइंट्स को मिला रही है। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात आ गई समझ? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है भाई। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सेगमेंट, ठीक। अब ये सेगमेंट क्या चीज़ है? देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। बस तुम्हारे दिमाग में तुरंत इमेज बननी चाहिए कि भाई जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एक ऐसा रीजन जो कि किसके किसके बीच में? एक कॉर्ड और आर्क के बीच में, कॉर्ड और आर्क के बीच में। क्या भाई यही शेप बन सकती है? और कोई शेप तो बन नहीं सकती, क्योंकि ऐसा रीजन या ऐसा एरिया जो किसके बीच में? आर्क और कॉर्ड के बीच में, भाई यही होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। अब भाई सेगमेंट तो ये भी है ना, कॉर्ड और आर्क के बीच में तो ये भी बन रहा है, तो क्या सेगमेंट नहीं है? ये भी सेगमेंट है। अब अंतर क्या है कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे वाले को क्या बोल देंगे? माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले को क्या बोल देंगे? मेजर सेगमेंट। ये आ गया समझ में? ये आ गया समझ में? ठीक है। अब भाई क्या, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है एक ऐसा एरिया जो कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है। अब मैंने एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड बना दी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड अर्थात डायमीटर। तो भाई इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। तो इन दोनों सेगमेंट में क्या अंतर है? इन दोनों सेगमेंट में क्या अंतर है? इन दोनों सेगमेंट में अंतर कुछ नहीं है। इसका मतलब मुझे पता लगा कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करता है। जैसे कि इस कॉर्ड ने क्या इक्वल सेगमेंट में डिवाइड किया? नहीं। पर इस कॉर्ड ने क्या इक्वल सेगमेंट में डिवाइड किया? तो हाँ। तो इससे मुझे पता लगा कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल सेगमेंट। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने भाई सर्कल चैप्टर के अंदर जितनी टर्म्स हैं उनके बारे में समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोगों को उन टर्म्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो कि हमें थ्योरम के रूप में दे रखी है। जैसे कि जब तुम लोग बुक खोलोगे तो देखोगे पहली थ्योरम ये है
कि इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका कहने का मतलब है जो एक सर्कल के अंदर यदि दो इक्वल कॉर्ड हैं, एक सर्कल के अंदर यदि दो इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। यानी कि ये मैंने सर्कल बनाया और मैंने सपोज किया कि भाई ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली कॉर्ड इसके बराबर, ये बात क्या मुझे दे रखी है? हाँ दे रखी है, इसने बोला है भाई देखो इक्वल कॉर्ड है। ठीक है, तुमको क्या प्रूफ करना है कि वो इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पे। भाई ये रहा सेंटर, तो अगर मैं इससे रेडियस ऐसे मिला दूँ, ये रेडियस मिला दूँ, ये रेडियस मिला दूँ और ये रेडियस मिला दूँ, क्या कुछ एंगल बन रहा है? बस तो यही एंगल क्या मुझे प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, यही मुझे प्रूफ करना है। कुछ नाम दे देते हैं, ABCD डी है। तो इसका मतलब क्या मुझे ये बात गिवन है कि जो AB है वो DC के बराबर है? यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि ये बात मुझे दे रखी है कि भाई साहब इक्वल कॉर्ड है और तुम्हें ये प्रूफ करना है कि वो इक्वल एंगल बनाती हैं सर्कल पे, तो ये चीज़ तो मुझे दे रखी है। अब टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। ये समझ में आया? यही मुझे प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ करने के लिए भाई हमें फर्स्ट टर्म में जाना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म में हमने ट्रायंगल पढ़ा था, उसके अंदर कॉन्ग्रेंट करना सीखा था, तो वही चीज़ है। अब क्या तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल तुम्हें ABO दिख रहा है और एक ट्रायंगल तुम्हें DOC दिख रहा है। भाई दिख रहा है, तो क्या इस ट्रायंगल में AB DC के बराबर है? बोलो भाई, आवाज़ निकालो। क्यों है? क्योंकि ये बात मुझे गिवन है। क्या भाई इसके अंदर AO DO के बराबर है? होगा। क्यों होगा? क्या भाई AO DO रेडियस हैं और रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या इसी तरीके से भाई जो BO है क्या वो OC के बराबर है? क्योंकि ये भी क्या है? रेडियस है। तो क्या मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी कि इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड आपस में इक्वल कर दी? क्या कर दी? तो क्या ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए? किस रूल से? साइड साइड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब कि भाई ये जो ट्रायंगल AOB है कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DOC के, किस रूल से? SSS। अब भाई मुझे पता है जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो भाई क्या O एंगल O के कॉरस्पॉन्डिंग है? तो इसका मतलब क्या AOB एंगल DOC के बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई जब इस चीज़ को लिखेंगे कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, तो हमें क्या लिखना पड़ता है? CPCT। वेरी गुड। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि जो इक्वल कॉर्ड होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, और इस चीज़ को हमें माइंड में रखना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे हमें ये हिंट चाहिए होगी, जब हमें कुछ प्रूफ करना होगा तो हमें यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे कि भाई ये इक्वल एंगल है, हम डायरेक्ट लिख देंगे भाई ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? उसके आगे स्टेटमेंट लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं। अब क्या मैंने यहाँ पे लिखा भाई रेडियस आपस में बराबर क्यों होते हैं? नहीं ना, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई होते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब मैं एक्सप्लेन थोड़ी करूँगा कि सर्कल की डेफिनेशन दूंगा फिर बोलूँगा ये इक्वल डिस्टेंस होता है, ये होता है। तो इसी तरीके से ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा पेपर में ये मत कर देना कि यही चीज़ प्रूफ करने को आए कि भाई प्रूफ करो, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि भाई ये तो थ्योरम है, प्रूफ क्या करना। ठीक है, जब यही चीज़ प्रूफ करने को आएगी तब तो तुम्हें करना पड़ेगा, और अदरवाइज तुमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कर लो, आगे चलते हैं।